हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल जीना नॉलेज पे। मैं हूं अमित कुमार और आपको दिखाने जा रहा हूं आज दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड आपके जो कि बीपीएससी और एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों में जो है आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यही सब प्रश्न जो है वो आपको एग्जाम में रिपीट होने को मिलता है और देखने को भी मिलता है यही सब प्रश्न। तो दोस्तों सेट बहुत सारे हैं, सारा सेट रिवीजन करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले तक। दोस्तों स्टेट वाले का एग्जाम का डेट तो अभी नहीं आया है, कब होगा इसकी कोई ये खबर भी अभी तक नहीं है। तो एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना एमसीक्यूज। जो पहला जो हमारा प्रश्न बनेगा वो क्या है? पहला प्रश्न है कि राग सारंग गाया जाता है, यानी कि राग सारंग जो है दोस्तों वो कब गाया जाता है? बताना है फटाफट कब गाया जाता है। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राग सारंग जो है वो आपके बसंत ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है? बसंत ऋतु में। राग सारंग को जो है आपके वृंदावनी सारंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वृंदावनी सारंग के नाम से जाना जाता है। और राग सारंग जो है बसंत ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है? बसंत ऋतु में। और इसका जो संप्रकृति राग जो कहा जा रहा है वो आपके सूर मल्हार और मेघ मल्हार हैं। किसके? राग वृंदावनी सारंग के। ठीक है, वृंदावनी सारंग के बसंत ऋतु में यह गाए जाने वाला राग है। तो दोस्तों क्लियर जब तक नहीं होगा, देखिए ऑप्शन पढ़ने से कोई फायदा है नहीं थोड़ा सा, क्योंकि जो रियल जो होता है, जो स्पष्ट होता है, जो आंसर वो बताना बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन पढ़कर समय क्यों गंवाना है, जैसा कि मैं किसी वीडियो में नहीं पढ़ता हूं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे? थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा लेकिन मैं पढ़ के बताता हूँ कि क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए की बंदिश किस गायक द्वारा गाया गया है? तो बताना है कि किस गायक द्वारा जो है गाया गया है बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वाजिद अली शाह। सही जवाब क्या हो जाएगा? वाजिद अली शाह। ये जो थे दोस्तों लखनऊ के नवाब थे और इन्हीं के द्वारा जो है ठुमरी जो है का आविष्कारक इन्हीं को माना जाता है कि ठुमरी का आविष्कार जो है वाजिद अली शाह ने ही किया था। ठीक है, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए जो लखनऊ अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्हीं के द्वारा जो है किया गया। और इनको ठुमरी में भी विधा का बहुत जन्मदाता कहा जाता है, ठुमरी विधा का। ठीक है, तो यह सब थी जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा किया था और नवाब जो आपके कायद अली शाह थे, देश से निकाल दिया गया था उनको, तब उन्होंने यह गीत गाया था। ठीक है, तब उन्होंने यह गीत गाया था। बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए के गायक कौन? तो आपके वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह। चलिए अब हम देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। छपेली कहाँ का लोक नृत्य है? छपेली। छपेली देखिए दोस्तों, छपेली जो है आपके कहाँ का लोक नृत्य है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका कुमायूं, जो कि आपके उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। छपेली कुमायूं उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छपेली नृत्य एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है। ठीक है, कहाँ का है? कुमायूं का। ठीक है, कुमायूं जो है आपके उत्तराखंड में पड़ता है और उत्तराखंड का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है छपेली। कुमायूं, उत्तराखंड के कुमायूं का। चलिए अगला प्रश्न है कि तबला की बद्धी किस पशु के चमड़े से बनती है? तो तबला की बद्धी जो है दोस्तों वो आपको मैं बता दूं कि ऊंट के चमड़े से जो है तबला की बद्धी बनती है। तबला की बद्धी किसकी बनती है? ऊंट के चमड़े की बनती है। ठीक है, और आपके मृदंगम जो है वो उसकी जो पुड़ी बनती है वो किसकी बनती है? वो बैल के खाल की बनती है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये प्रश्न आगे क्या कह रहा है कि चित्रावीणा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो चित्रावीणा का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों नारद जी ने किया है। किसमें? संगीत मकरंद, उनके जो पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं जो नारद के संगीत मकरंद, उसी में सबसे पहले चित्रावीणा का प्रयोग उल्लेख किया है। किसका? चित्रावीणा का। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं। दोस्तों चित्रावीणा में कितने तार होते हैं? मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो वो सब आप जो है ये पढ़े होंगे या देखे होंगे तो फटाफट उसको जो है कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि चित्रावीणा में तारों की संख्या कितनी होती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर का प्रश्न है। क्या कह रहा है कि कर्नाटक संगीत में मंच प्रदर्शन में पहले गाने की परंपरा है, यानी कि पहले क्या गाने की परंपरा है? कर्नाटक संगीत में जब कोई मंच प्रदर्शन करता है तो सबसे उससे पहले क्या गाता है? सबसे पहले जो गाने की परंपरा रही है वो क्या रही है? तो आपकी जाति स्वरम रही है। क्या रही है? जाति स्वरम। सबसे पहले मंच प्रदर्शन जो करता है वो क्या गाता है? जाति स्वरम गाता है। दोस्तों देखिए, जाति स्वरम ही गाता है वो। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि मंच प्रदर्शन पहले जाति स्वरम गाने की परंपरा है और एक
शताब्दी पहले ही स्वर जाति का उद्भव हो गया था और इसके जो है आपके 3 अंग माने गए हैं। 3 अंग कौन-कौन सा? पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। ठीक है? तो यह सब जो है दोस्तों एक्स्ट्रा प्रश्न जो है आपके साथ वो बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे, कहीं से भी छूटेगा नहीं। अगला प्रश्न है, दुर्गा प्रसाद के पिता कौन थे? देखिए, दुर्गा प्रसाद के पिता का नाम था सामता प्रसाद। ठीक है? क्या क्या नाम था? सामता प्रसाद। और सामता प्रसाद का जो उपनाम था, सामता प्रसाद का जो उपनाम था आपके थे गुदई महाराज। कौन थे? गुदई महाराज। देखिए यहाँ पे डिस्कस भी किया हुआ है, मैं नहीं देखा था। देखिए, सामता प्रसाद गुदई महाराज भारत के शास्त्रीय संगीतकार एवं तबला वादक थे। इनका संबंध किससे था? गुदई महाराज का या सामता प्रसाद का संबंध आपके तबला वादन से था। ठीक है? ये बनारस घराने के थे। कहाँ के थे? बनारस घराने के। कौन? आपके जो सामता प्रसाद या गुदई महाराज जिनको बोलते हैं वो आपके बनारस घराने के थे और इन्हीं के पुत्र का नाम था दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद किनके पुत्र थे? तो सामता प्रसाद के। दुर्गा प्रसाद, सामता प्रसाद, सामता प्रसाद, दुर्गा प्रसाद। ठीक है? दोनों याद रखना है। गुदई महाराज भी उनका सामता प्रसाद का उपनाम था। ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु कौन थे? तो कुचिपुड़ी जो है आप जानते हैं कि ये आंध्र प्रदेश का जो है लोक नृत्य है और आंध्र प्रदेश के कुलेचपुरम गांव के नाम पर कुचिपुड़ी पड़ा। ठीक है? कुचिपुड़ी पड़ा कुलेचपुरम गांव के नाम पर। वस्तुतः इसमें जो क्या होता है, कविता, गीत, नृत्य के साथ रचित यह उच्च कला संपन्न नाट्य जो होता है, नृत्य नाट्य, नाट्य शास्त्र के वर्णानुसार है। कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु जो है वो किनको माना जाता है? के शैली के गुरु कौन है कुचिपुड़ी शैली के? तो वो हैं वेम्पति चिन्न सत्यम। वेम्पति चिन्न सत्यम। इसका सही जवाब क्या होगा? कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु वेम्पति चिन्न सत्यम। अगला प्रश्न है, सदारंग का असली नाम क्या था? देखिए, सदारंग का असली नाम जो था आपका वो क्या था? सदारंग का असली नाम वो आपका नियामत खां था। क्या था? सदारंग का नियामत खां और अदारंग का ये अदारंग का मूल नाम फिरोज खां। ठीक है? तो यह सब जो है क्लियर रखना है। देखिए, सदारंग का नाम जो है ये है 18वीं ईस्वी के सुल्तान मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ये रहते थे। देखिए, सदारंग और अदारंग दोनों के आश्रयदाता जो थे वो आपके मोहम्मद शाह रंगीले ही थे। अगर अदारंग के बारे में भी पूछे कि किसके दरबार में रहते थे तो आपको मोहम्मद शाह रंगीले ही बताना है। ध्रुपद की लयकारिता एवं कव्वाली की जो तान है, ख्याल गायकी का निर्माण हुआ था, इसमें इनको प्रतिष्ठा हासिल थी। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आधुनिक कोमल ग को रामामात्य ने क्या नाम दिया था? कोमल ग मिस गांधार। ठीक है? कोमल ग यानी कि कोमल गांधार को क्या नाम दिया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अंतरगंधार। ठीक है? कोमल ग को क्या बोला था? अंतर ग बोला था। अंतर गांधार किसने? रामामात्य ने। ठीक है? याद रखना है, रामामात्य ने जो कहे थे कोमल ग को अंतरगंधार कहे थे। ठीक है? 11 नंबर प्रश्न है हमारा कि आधुनिक स्वर व्यवस्था के षड्ज की कितनी श्रुतियां? देखिए, आधुनिक की बात कर रही है। ठीक है? आधुनिक में लोग स्वर कहाँ स्थापित करते हैं? प्रथम पे। ठीक है? पहली श्रुति पे। तो श्रुति उसको जो है कितना प्रदान है? एक है। ठीक है? आधुनिक स्वर व्यवस्था के षड्ज की कितनी श्रुति है? तो एक श्रुति है, क्योंकि प्रथम पे और जो आपके प्राचीन में जो थे वो आपकी 1 2 3 4 चौथी पे आपको षड्ज जो है वो स्थापित करते थे। ठीक है? लेकिन आधुनिक में यहाँ होता है तो श्रुति जो है इसकी एक मानी जाती है। तो क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं इसको। तो दोस्तों अभी तक चैनल पे नए पुराने हैं आप लोग, सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक तो फटाफट कर दीजिए जब तक मैं प्रश्न की तरफ लेके चल रहा हूँ। देखिए अब क्या कर रहा है, कर्नाटक खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है? देखिए, कर्नाटक खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्नाटक खंड, यहाँ पे देखिए आंसर जो है आपका 7 दे रखा है। कर्नाटक खंड जाति में, वैसे मेरे ख्याल से खंड जाति में त्रिस्त में 3, चतुस्थ में 4 और खंड में ऐसे 5 होता है, लेकिन यहाँ पे 7 दे रखा है। किस आधार पे? ये जरा सा देखने वाली विषय है, क्योंकि कर्नाटक के संबंध में थोड़ा सा माइंड में है नहीं अभी। तो आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट कि कर्नाटक खंड जाति में क्या सही में वो जो है 7 मात्राएं होती है या क्लियर है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि मोगूबाई कार्डिकर का जन्म कब हुआ था? तो मोगूबाई कार्डिकर का जन्म 15 जुलाई 1904 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था?
15 जुलाई 1904 ईस्वी को हुआ था। इनको जो है कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यह कहाँ के थे मोगूबाई कार्डिकर? ये जो थे वो आपके महाराष्ट्र के थे। ठीक है, कहाँ के थे? तो महाराष्ट्र के थे और 15 जुलाई 1904 ईस्वी में मोगूबाई कार्डिकर का जन्म हुआ। कुर्डिकर है, मोगूबाई कुर्डिकर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो 1974 में इसको पद्म भूषण मिला था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। मत कोकिला वीणा में कितने तार होते हैं? तो मत कोकिला वीणा में तारों की संख्या दोस्तों 21 बताई जाती है कि मत कोकिला वीणा में जो है आपके तारों की संख्या कितनी है? 21 है। ये जो है आपके तत्व श्रेणी के वाद्य में आते हैं क्योंकि तार लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, संगीत कला निधि के रचयिता कौन थे? तो संगीत कला निधि के रचयिता आपके रामामात्य थे। ठीक है, कौन थे? रामामात्य थे। यह जो है आपके दक्षिणात्य पद्धति के मध्यकालीन आधारभूत ग्रंथों में से एक है। कौन सा? संगीत कला निधि जो है ये आपके दक्षिण पद्धति में मध्यकालीन आधारभूत ग्रंथों में से एक है और यह पुस्तक जो है लगभग जो है 400 वर्ष पुरानी बताई जाती है। रामामात्य की जो पुस्तक है कला निधि। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 400 वर्ष पुरानी बताई जाती है, 400 वर्ष। अगला प्रश्न है कि स्वर मंडल में कितने तार होते हैं? देखिए, स्वर मंडल में तारों की संख्या जो आपकी बताई जाती है वो 21 से लेकर 36 बताई जाती है। तो ऑप्शन में 21 है। ठीक है, आपने अभी ऊपर में देखा कौन सा बीना? मत कोकिला बीना भी देखा। और यहाँ पे देखिए आप स्वर मंडल में कितने तार होते हैं? तो 21 से लेकर 36 बताई जाती है। सारे ऑप्शन जो है वो आपके नीचे हैं, तो यहाँ पे आपको 21 पे टिक करना है। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। झिझिया, झिझिया जो है किस प्रदेश का लोक नृत्य है? एक कमेंट आया था, भाई ने एक कमेंट किए थे कि झिझिया के बारे में कि क्या है झिझिया। तो झिझिया जो है वो आपके क्या है? वो बिहार का एक जो है आपका लोक नृत्य है। कहाँ का? बिहार का। झिझिया जो कि मिथिला साइड का जो है जो महत्वपूर्ण जो है वो नृत्य है। और इस नृत्य में क्या होता है कि जिसका आयोजन जो है दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि महिलाएं इस लोक नृत्य में ग्रामीण महिलाएं होती हैं अपनी सखी सहेलियों के साथ जो है एक घेरा बनाकर नृत्य करती है। जैसे कि गुजरात में देखते होंगे आपका वहाँ पे गरबा चलता है, डांडिया चलता है, तो उसी तरह से ये आपके बिहार में जो है मिथिला साइड में वो झिझिया चलता है। अपनी सखी सहेलियों के साथ एक घेरा बनाकर वो कुछ नृत्य करती है, उसी को क्या कहते हैं? झिझिया। और ये बिहार का लोक नृत्य है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार के सिलेबस में ये जुड़ेगा और ये आने की संभावना भी ऐसी है कि पूछा जाएगा। देखिए, तबले में दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है? तो यह सब प्रश्न जो है आप लोगों के लिए जो है बहुत इजी होगा क्योंकि इसको क्या कहेंगे? किनार का बाज कहेंगे। दिल्ली बाज का दूसरा नाम जो है आपके किनार का बाज है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि घराने की तबला वादन शैली निजी एवं मूल रूप से दिल्ली में ही विकसित हुई है। यह जो किनार में जो बजाना है वो दिल्ली में ही विकसित होती है, इसीलिए इसको क्या बोले हैं? दिल्ली बाज इसका नाम दे दिया गया है। अब आइए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, क्या कह रहा है कि स्वतंत्र वादन में सबसे पहले क्या प्रस्तुत करते हैं? तो स्वतंत्र वादन में कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो है यहाँ पे आपका उठान प्रस्तुत करते हैं। क्या प्रस्तुत करते हैं? उठान। ठीक है, चलिए इसको ये जो है उठान प्रस्तुत करते हैं स्वतंत्र वादन। ठीक है, और दोस्तों एक चीज है कि रेला किस पे बजाया जाता है? कौन से वाद्य यंत्र पे रेला बजाया जाता है? फटाफट कमेंट कीजिए। रेला लिखकर आप एक डैश दीजिए और वहां पे लिखिए कि वो रेला जो आपका कौन सा वाद्य है उसका नाम लिखिए। तो चलिए, स्वतंत्र वादन में सबसे पहले उठान प्रस्तुत करते हैं। उठान, उसके फिर गर्त, पद, फिर उसके बाद बांट, फिर परन आदि विशेष जो है सभी विशेष वादन के ये सब क्या हैं? प्रकार हैं। ये सब प्रकार हैं। अगला क्या पूछ रहा है कि तबले के कितने प्राण होते हैं? तो तबले के ताल के तो 10 प्राण होते हैं। तबले के प्राण की बात कर रहा है यहाँ पे। तो तबले के यानी कि ताल के, यानी तबला जो है वो आपके क्या है? तबला ताल वादक है। ठीक है, वो ताल देता है। तो तबले के कितने प्राण हो गए? सही जवाब 10 प्राण। ठीक है, ताल के भी 10 प्राण। तबले जो है वो ताल देते हैं, ताल के, तो उसी में आकर ये सम्मिलित कर दिया गया है। तबले के 10 प्राण को दिखाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि 3 ताल की बंदिश 7वीं मात्रा से है, 3 ताल की जो बंदिश है वो आपकी 7वीं मात्रा से है, तो मुखड़ा
कितनी मात्रा का होगा? तो सही जवाब क्या होगा? मुखड़ा कितनी मात्रा का होगा? देखिए, यदि 3 ताल की बंदी 7वीं मात्रा से है तो मुखड़ा जो है 6ठी मात्रा का होगा। क्या होगा? 6ठी मात्रा का। सही जवाब 6। चलिए अब आते हैं 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि तबले का आविष्कारक कौन है? तबले का आविष्कार जो है वो किनको माना जाता है आविष्कारक? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो जो थे किसके समकालीन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, यानी उन्हीं के दरबार में वो रहते थे। ठीक है, तबले का आविष्कारक अमीर खुसरो। अब देखिए, अमीर खुसरो जो है तबले के आविष्कारक हैं। इनका आविष्कार का श्रेय और बहुत कुछ सितार सितार भी इन्हीं की आविष्कार की श्रेणी में जाता है, और बहुत सारी चीज़ है जो आविष्कार किए। देखिए 13वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि भारतीय कवि और संगीतज्ञ उस्ताद अमीर खुसरो ने पखावज के 2 टुकड़े करके तबले का आविष्कार किया था। देखिए, तबले का आविष्कार किया था, और तबले के घरानों में दिल्ली घराना, लखनऊ घराना, फर्रुखाबाद और आपके बनारस घराना और पंजाब घराना जो है मशहूर है। तो ये सब भी आपको नोट करना है। लखनऊ घराना और ये फर्रुखाबाद, आपका बनारस और पंजाब जो है ये सब किस लिए? तबले के लिए क्या है? मशहूर है। ठीक है, दिल्ली भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि तबले की पूड़ी में चमड़े की कितनी परत होती है? तो चमड़े की भैया 3 परत होती है। कितनी होती है? तबले की पूड़ी में चमड़े की जो परत होती है वो 3 परत होती है। वो कितनी परत होती है? 3 परत होती है। ठीक है, और तबले के पूड़ी का आविष्कार जो है, यानी तबले का आविष्कार जो वही किए, तो भाई उनके उनमें पूड़ी भी तो वही लगाए होंगे। तो अमीर खुसरो ने 13वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, तबले ये जो आपके जो देख रहे हैं तबले का आविष्कार जो है वो अमीर खुसरो कब किया था? 13वीं शताब्दी में। ठीक है, जब संगीत रत्नाकर लिखा गया था, वो भी लगभग 13वीं शताब्दी का ही बताया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सितार में बाज का तार किस स्वर से मिलाया जाता है? तो बाज का तार के बारे में कहा जा रहा है कि बाज का तार किस स्वर से मिलाया जाता है? तो वो आपके मंद्र मध्यम से मिलाया जाता है। मंद्र मध्यम से मिलाया जाता है। ठीक है, बाज का तार किससे मिलाया जाता है? मंद्र मध्यम से। इसका आविष्कार जो है अमीर खुसरो, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं, अमीर खुसरो ने किया था। सितार जो है पूर्ण रूप से क्या है? भारतीय वाद्य है, क्योंकि भारतीय वाद्यों की तान इसमें विशेषताएं हैं। सितार जो है कौन सा है? पूर्ण रूप से भारतीय वाद्य है। तबले में कितने गट्टे होते हैं? तो तबले में कितने गट्टे होते हैं? 8 गट्टे होते हैं। तबले के कितने गट्टे? तबले के 8 गट्टे होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 8। और इसका आविष्कार जो है तो बता ही दिए। अगला प्रश्न देखिए कि शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं? दोस्तों देखिए, शिखर ताल में आपके कितने विभाग होते हैं? तो शिखर ताल में 5 विभाग होते हैं। कितना विभाग? शिखर ताल में 5 विभाग होते हैं। चलिए अब देखिए, शिखर ताल में यहाँ पे अगर आंसर देखेंगे तो ये 4 दे रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से जो है आपके यहाँ पे 5 विभाग ही होते हैं। ठीक है, शिखर ताल में जो है मेरे ख्याल से 5 विभाग ही होते हैं, लेकिन आंसर इसका जो है 2 दिया हुआ है। यह आंसर जो है थोड़ा सा मुझे गलत लगा। चलिए अब आगे देखिए, अगला क्या कह रहा है दोस्तों? तो अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए जैसा कि इसमें क्या क्या दिया गया है आपका, 2 दिया गया था, लेकिन 5 होता है उसमें। किस ताल में 16 मात्राएं होती है? किस ताल में 16 मात्राएं होती है? तो 16 मात्रा वाली ताल बतानी है। तो 16 जो है आपका पंजाबी 3 ताल जो है वो कितनी मात्राएं की ताल है? वो आपकी 16 मात्रा की ताल है। तो ठीक है, क्लियर, 16 मात्रा की ताल है पंजाबी 3 ताल। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है कि दोनों निषाद का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राग में किया जाता है? तो दोनों निषाद का प्रयोग जो है आपके मियां मल्हार में किया जाता है। किसमें? मियां मल्हार राग में किया जाता है दोनों निषाद का प्रयोग, यानी कि कोमल नी का भी और शुद्ध नी का भी प्रयोग जो है आपके किसमें? मियां मल्हार में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मियां मल्हार जो है दोस्तों वो आपको कब गाया जाता है? ये अगर गाने का अगर समय पूछे तो मियां मल्हार जो है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं देसी संगीत के 4 वर्गीकरण कौन कौन से हैं? तो देसी संगीत के 4 वर्गीकरण जो है आपका रागांग है, भासांग है, क्रियांग है और आपका ये क्या है? उपांग है। ठीक है, तो ये 4 हैं। तो चारों किसमें मिल रहा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देसी संगीत के 4 वर्गीकरण। संगीत को कितने भागों में बांटा गया है? तो संगीत को 2 भागों में बांटा गया है, एक मार्गी संगीत और दूसरा देसी संगीत। ठीक है, एक मार्गी संगीत और दूसरा देसी संगीत, और देसी संगीत को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, एक निबद्ध गान और दूसरा अनिबद्ध गान। तो इस तरह से ये सब चीजें जो है बनते चलेंगे और ये सब चीजें जो है याद करते चलेंगे। तो ठीक है, कौन सा हो गया? रागांग, भासांग, क्रियांग और उपांग जो है आपके 4 वर्गीकरण
करण है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लावणी में किस ताल का प्रयोग किया जाता है। देखिए लावणी में दोस्तों कहरवा ताल का प्रयोग किया जाता है और लावणी जो है कहाँ का है, महाराष्ट्र राज्य का जो है लोक नाट्य शैली है। कहाँ का है, महाराष्ट्र राज्य का लोक नाट्य शैली है। देखिए तमाशा भी है, जो आपका तमाशा वो भी महाराष्ट्र का ही है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है जो अब, और लावणी जो है कहरवा ताल का प्रयोग किया जाता है लावणी में। ठीक है, तो लावणी और तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, चलिए ये 31 नंबर प्रश्न अब हम देख लेते हैं कि किस घराने में नाधिन धिन्ना बोल बजाया जाता है। नाधिन धिन्ना, नाधिन धिन्ना ये जो है आपका बोल बजाया जाता है किस घराने में, तो नाधिन धिन्ना, नाधिन धिन्ना ये क्या, कौन से घराने में, अजराड़ा घराने में। नाधिन धिन्ना क्या कहाँ बजाया जाता है, तो आपके अजराड़ा घराने में बोल बजाया जाता है नाधिन धिन्ना का, नाधिन, नाधिन धिन्ना। अगला प्रश्न है सूत की क्रिया किसमें होती है, तो सूत की क्रिया भैया आपके किसमें होती है, सितार में होती है। ठीक है, सूत की क्रिया किसमें होती है, सितार में होती है, सितार वाद्य पर होती है। सितार जो है वो आपके क्या है, बीना, बीना और ईरानी तंबूरा का मिश्रण है, जिसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। और सितार जो है भारतीय वाद्य है पूर्ण रूप से, क्योंकि ये मिश्रण है आपके किसके, तो आपसे प्रश्न बन भी सकता है कि सितार जो है किसका मिश्रण है, तो सितार जो है बीना और ईरानी तंबूरा का मिश्रण है। ठीक है, अब आइए 33 नंबर का प्रश्न है कि कर्नाटक पद्धति में कर्नाटक शुद्ध गांधार को क्या कहते हैं। तो कर्नाटक पद्धति में जो शुद्ध गांधार होती है उसको क्या बोलते हैं, अंतर गांधार बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अंतर गांधार। रामामात्य ने क्या कहा था, वो भी जो है आपके कोमल ग जो था उसको क्या कहा था, वो अंतर गांधार वो कहे थे। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा, शुद्ध गांधार को, कर्नाटक वाले शुद्ध गांधार को यहाँ पे वो क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं अंतर्गंधार कहते हैं। ठीक है, वहां अंतर्गंधार कहा जाता है, यहाँ शुद्ध गांधार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ललित कलाओं में कौन सी कला जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो ललित कलाओं की बात हो रही है दोस्तों, ललित कला में जो है आपकी संगीत कला जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, ललित कला में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, संगीत कला माना जाता है। ठीक है, इसको जो है आपके कलाओं को सामान्य रूप से दो भागों में जो है आपको विभाजित किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा, एक ललित कला, दूसरा उपयोगी ललित कलाओं में वास्तुकला और मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला की गणना होती है दूसरे भाग में। ठीक है, पहला केवल ललित कला। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया स्वर 2 प्रकार के भी होते हैं, स्वर 3 प्रकार के भी होते हैं। तो यह क्या कंफ्यूजन बनी रहती है इसमें कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अगर हम 2 वाली में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, शुद्ध और विकृत। ठीक है, शुद्ध और क्या होगा, विकृत होगा। लेकिन अगर हम 3 वाली में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, एक शुद्ध होगा, एक होगा आपका शुद्ध, एक होगा आपका कोमल, एक होगा आपका तीव्र। ठीक है, एक शुद्ध, एक कोमल और एक तीसरा तीसरा जो होता है तीव्र होगा, क्योंकि ये भी तो होता है। तो किस तरह से मतलब कि करना है ये चीज़ तो आप वहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि क्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे के रखा है स्वर के, आपको दिखा रहा है कि सा रे गा मा प ध नी को स्वर कहते हैं। बताइए तो किस तरह से मानेंगे, तो चलिए ये आपको मानना है। देखिए हम मानते हैं 2 प्रकार के, शुद्ध और विकृत। ठीक है, शुद्ध और विकृत, सारेगामा पधा नहीं, तो ये तो हमारा स्वर तो है ही, लेकिन कितने प्रकार यहाँ पूछ रहा है, तो प्रकार तो भैया हम 2 प्रकार के मानते हैं, शुद्ध और विकृत। ठीक है, आप वहां पे देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है ताल का किससे संबंध है। ताल का संबंध किससे है, तो ताल का संबंध जो है दोस्तों वो आपको किससे बताया जा रहा है, संगीत में सुंदर ढंग से मुड़ना, वक्र आदि को गमक कहते हैं। यानी कि ताल का संबंध यहाँ पे आपको किससे बता रहा है, गमक से बता रहा है। ताल का संबंध किससे है, गमक से है, न्यास से नहीं, स्वर से, मीड से। यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से क्या है, ताल का संबंध गमक से बताया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ताल में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है। तो ताल में क्या प्रयुक्त होता है, तो ताल में जो है आपको मात्रा प्रयुक्त होता है। स्वर को मापते हैं किसमें, स्वर को मापते हैं, स्वर को किसमें, तो स्वर को मापते हैं हम ताल में, और ताल को किसमें मापते हैं, मात्रा में। ठीक है, ताल को, ताल के लिए मात्रा जो है वो होती है, और ताल को मात्रा में प्रयुक्त किया जाता है। तो किसमें, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, मात्रा। चलिए अगला प्रश्न है कि ख्याल अंग की ताल कौन सी है। ख्याल अंग की ताल कौन सी है, तो ख्याल अंग की ताल जो है दोस्तों वो आपका कौन सा है, झुमरा ताल है। पंजाबी ताल वो आपके टप्पा वगैरह
ये सुल ताल आपके जो हो गए वो ध्रुपद वगैरह में यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ख्याल अंक का जो ताल है वो कौन सा है, झुमरा ताल है। ठीक है, झुमरा ताल में क्या होती है, 14 मात्रा होते हैं, इसमें 4 विभाग बताए जा रहे हैं। ठीक है, इस ताल में 1, 4 और 11वीं मात्रा पर ताली लगती है और 8वीं मात्रा पर खाली होती है। किसमें, झुमरा ताल में। ठीक है, ख्याल अंक का ताल, झुमरा ताल। ख्याल कीजिए और झूमिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तबला तरंग किस वर्ग का वाद्य है? तबला तरंग किस वर्ग का वाद्य है? तो तबला तरंग जो है आपका अवनद वर्ग का वाद्य हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, अवनद वर्ग का वाद्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सप्ताध्यायी किसे कहते हैं? देखिए सप्ताध्यायी जिसमें देखिए सिंपल सी बात है, सप्ताध्यायी जिसमें 7 अध्याय होगा उसी को तो सप्ताध्यायी बोलेंगे। जिसमें 7 अध्याय होंगे, 7 अध्याय, उसी को ना सप्ताध्यायी बोलेंगे। तो 7 अध्याय वाला यहाँ पे ग्रंथ कौन सा है? तो वो संगीत रत्नाकर है हमारा। कौन सा है? संगीत रत्नाकर है। तो संगीत रत्नाकर को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्ताध्यायी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सप्ताध्यायी बोलते हैं संगीत रत्नाकर को। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो आपका क्या है कि अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे? देखिए अमीर खुसरो जो आपके हैं वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के जो वो सब जो आपके रियासत वगैरह जो चलते थे वो उत्तर प्रदेश के कहाँ के, वो उनका जन्म जो था, जन्म पटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक, संगीतकार थे। उन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो 8 सुल्तानों का शासन देखा। ठीक है, तो वो कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के। भातखंडे पेशे से क्या थे? तो भैया भातखंडे पेशे से वकील थे। वो वकील थे। भातखंडे जी का जन्म जो था आपके बम्बई प्रांत में हुआ था। ठीक है, बम्बई को भातखंडे को जो है आपको संगीत की में बचपन से ही रुचि थी, और उन्होंने ही जो है आपके स्वर लिपि पद्धति का निर्माण किया है। और एक और हमारे महारथी जो हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, तो वो भी क्या किए, वो उनकी भी एक अपनी स्वर लिपि है। ठीक है, राग खमाज किस गायकी के लिए अधिक उपयुक्त है? तो राग खमाज जो है वो किस गायकी के लिए अधिक उपयुक्त है? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा खमाज राग में ठुमरी जो है बहुत उपयुक्त है। वैसे और भी चीज गाया जाता है राग खमाज में, लेकिन ठुमरी जो है वो उसी में जो है ज्यादा उपयुक्त होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ठुमरी गायकी के लिए अधिक उपयुक्त है, और रात्रि के रागों में श्रृंगार रस के 2 रूप, एक विप्रलंभ तथा उत्तान श्रृंगार के ओत-पोत हैं। ठीक है, राग खमाज। इस राग में क्या होता है, इस राग में गंभीरता की कमी के कारण इसमें ख्याल जो है वो नहीं गाए जाते हैं। किसमें? किसमें? खमाज में ख्याल नहीं गाए जाते हैं। स्पष्ट कर दिया है कि किसमें नहीं गाया जाता है। तो खमाज जो है ये खमाज में जो है ख्याल नहीं गाया जाता है। कौन गाया जाता है? ठुमरी गाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि तीव्र मध्यम स्वर वाला राग कौन है? तो तीव्र मध्यम स्वर किसमें लगता है? तो सही जवाब इसका क्या होगा आपका? यमन में लगता है। किसमें? यमन, कल्याण। इसमें जो है आपका तीव्र म का प्रयोग होता है। ठीक है, किसमें? तीव्र म का प्रयोग आपका यमन में होता है। कल्याण रहे तो कल्याण भी आपको टिक लगाना है। कल्याण में क्या होता है आपका? तीव्र म का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा यमन, तीव्र म लगता है। चलिए अगला प्रश्न है, सदा सुहागिन। सदा सुहागिन राग किसे कहते हैं? तो सदा सुहागिन राग जो है वो आपके भैरवी को कहते हैं। किसको कहते हैं? भैरवी को कहते हैं। सदा सुहागिन राग जो है वो आपको भैरवी को कहा जाता है, और यह भैरवी थाट का है। जो ये जो है आपके आश्रय राग है। इसका गायन समय जो है दोस्तों वो बताया जाता है कि प्रातः काल इसका गायन समय होता है भैरवी का, और भैरव का भी प्रातः काल ही होता है, लेकिन सदा सुहागिन राग जो है वो आपको भैरवी को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पंडित विनायक राव पटवर्धन किसके शिष्य थे? तो विनायक राव पटवर्धन आपके विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य थे। किसके थे? विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य थे। कौन? विनायक राव पटवर्धन। इनके एक और शिष्य थे ओमकार नाथ ठाकुर, जो कि वो भी बहुत जो है मायने रखते हैं, और उनके बारे में भी आपको कुछ कुछ बताते ही चलते हैं, और उनसे भी प्रश्न जो है दोस्तों बनते हैं बीपीएससी और स्टेट दोनों में। तो यह चीज ख्याल रखिएगा। और दोस्तों प्रश्न तो बनते ही हैं, प्रश्न तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन आप मेरे लिए भी बनाइए कि थोड़ा सा एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम देख लेते हैं दोस्त। अगला प्रश्न क्या है कि सा नी ध प ग किस राग का घोतक है? तो सा नी ध प ग किस राग का घोतक है? तो ये आपको कहा जा रहा है कि शुद्ध कल्याण राग का घोतक होगा। किसका? कौन सा? सा नी ध प ग शुद्ध कल्याण के राग का घोतक होगा। ठीक है, किसमें? शुद्ध कल्याण। अगला प्रश्न है तानसेन की गायकी का नाम क्या है? देखिए तानसेन क्या गाते थे? तो तानसेन तो सभी लोग जानते हैं कि तानसेन जो है ध्रुपद गाते थे। क्या गाते थे? तानसेन। और हरिदास इसके गुरु का नाम था। तानसेन जी के गुरु का नाम जो था हरिदास था, और वो तानसेन जो थे ध्रुपद जो अपने गुरु से ही सीखे थे। ठीक है। और प्राचीन काल में जो ध्रुपद गायक होते थे, जो ध्रुपद गाते थे, ध्रुपद, उनको कलावंत कहा जाता था। ठीक है, ध्रुपद गाने वाले को कलावंत और सामगान करने वाले को उद्गाता। ठीक है, तो यह सब क्लियर रखना है। अगला प्रश्न है तराना गायन के लिए सर्व प्रसिद्ध नाम है। तराना के लिए देखिए, तराना जो है वो आपके तराना के लिए बड़े गुलाम अली साहब का नाम आता है। यह पटियाला घराना से संबंधित थे। कहाँ से? पटियाला घराना से संबंधित थे बड़े गुलाम अली खां। इनका जो है आपको सर्व प्रसिद्ध नाम है तराना के लिए बड़े गुलाम अली खां का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है रेसा धनिसा किस राग का अंश है? रेसा धनिसा किस राग का अंश है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? रेसा धनिसा आपके अड़ाना का अंश है। ठीक है, किस राग का अंश है? तो ये आपके अड़ाना राग का अंश है, अड़ाना। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है कि हवेली संगीत कहाँ गाया जाता है? तो हवेली, जैसा कि नाम से ही वाकिफ आप हो रहे होंगे कि हवेली संगीत हवेलियों में ही तो गाया जाएगा। तो कहाँ, किसकी हवेली? तो नवाबों की हवेली में। ठीक है, हवेली संगीत नवाबों की हवेली में गाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है उस्ताद आमिर खां प्रायः किस ताल में गाते थे? तो उस्ताद आमिर खां की बात कर लें तो वो प्रायः जो है दोस्तों वो एक ताल में ही गाते थे। किसमें? प्रायः एक ताल में गाते थे। उस्ताद आमिर खां जो है प्रायः एक ताल में ही गाया करते थे। चलिए अगला प्रश्न है संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक के कितने भेद होते हैं? तो संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक के कितने भेद होते हैं? यहाँ पे कोई ऑप्शन में शामिल है नहीं, यहाँ पे गलत दे चुका है, तो यहाँ पे ये जो कट करेंगे, संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक के जो है वो आपके 15 भेद होते हैं। कितने? संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक के 15 भेद होते हैं। ठीक है, तो क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि षडज व पंचम में कितनी श्रुतियों का अंतर होता है? तो इसका सही जवाब यहाँ पे क्या है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका 13 श्रुतियों का अंतर होता है षडज और पंचम में, यानी कि सा और प की जो श्रुतियों का अंतर होता है वो 13 श्रुतियों का अंतर होता है। ठीक है, 54 के बाद अब आते हैं 55 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 55 नंबर के प्रश्न की तरफ हम बढ़ चलेंगे। तो यहाँ है कि बड़े गुलाम अली खां किस घराने से संबंधित थे? तो बड़े गुलाम अली खां का घराना बताना है, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? मैंने ऊपर बताया है कि पटियाला घराना से संबंधित थे। पंजाब जिसको कहते हैं, पंजाब में ही पटियाला पड़ता है, तो पटियाला घराना से संबंधित है और ये तराना गाते थे। ठीक है, और क्लियर। ये गजल जो थे गाते थे, प्रसिद्ध गजल गायक जो है आपके गुलाम अली जो थे, गुलाम अली, वो इनके शिष्य थे। बड़े गुलाम अली, जो बड़े गुलाम अली के शिष्य थे कौन? गुलाम अली। ठीक है, तो यह सब थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है इचल करंजीकर किसके गुरु थे? तो इचल करंजीकर को गुरु जो थे वो किनके थे? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ये आपके कौन थे? इचल करंजीकर जी जो थे आपके विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गुरु थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भातखंडे दे रखा है जो कि अब ये नहीं होगा, ये भातखंडे जी के गुरु नहीं थे। दोस्तों इचल करंजीकर जी जो थे वो विष्णु दिगंबर के गुरु थे, लेकिन इचल करंजीकर के गुरु कौन थे? तो कहा जाता है कि इनके गुरु का नाम हद्दू खां था। क्या था? हद्दू हद्दू हस्सू खां कहा जाता है। चलिए आगे प्रश्न है, क्या पूछ रहा है? रविंद्र संगीत देश के किस भाग से संबंधित है? तो रविंद्र संगीत जो है देश के जो है आपके किस भाग से संबंधित है? तो देश के आपके रविंद्र संगीत दोस्तों यहाँ पे पूर्वी दे रहा है, पूर्वी भाग से संबंधित है, लेकिन पूर्वी नहीं पश्चिमी देखा जाता है कि पश्चिमी भाग से संबंधित है। वैसे खैर आप मुझे कमेंट कीजिए कि ये क्या ये सही है या फिर गलत है। 57 नंबर का प्रश्न जो है नहीं, रविंद्र संगीत की देश के किस भाग में संबंधित है? ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पश्चिमी होगा। अगला प्रश्न है कि गांधार का संवादी स्वर क्या होता है? गांधार का संवादी स्वर जो है दोस्तों वो आपका क्या होता है गांधार का? तो यहाँ पे आपका निषाद दे रखा है। ठीक है, क्या है? निषाद।
अगला प्रश्न है कि राग खमाज का वादी स्वर कौन सा है? राग खमाज का वादी स्वर कौन सा है? तो खमाज का जो वादी स्वर वो हो जो आपका हो जाएगा ग हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर का हो जाएगा आपका ग हो जाएगा, गंधार हो जाएगा, ठीक है? और इसका अगर संवादी की बात करें तो आपका निषाद हो जाएगा। संवादी की बात करें तो निषाद हो जाएगा, ठीक है? राग खमाज का। चलिए अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खां कहाँ रहते थे? तो अलाउद्दीन खां जो थे वो आपके मैहर में रहते थे। कहाँ रहते थे अलाउद्दीन खां? मैहर में रहते थे। अलाउद्दीन खां एक प्रसिद्ध जो थे आपके सरोद वादक थे। अलाउद्दीन खां क्या थे? सरोद वादक थे और साथ ही अन्य वाद्य यंत्रों को जो है वो बजाने की भी उनमें पारंगत थे। उन्होंने विश्व शांति में जो है विख्यात मैहर घराने की नींव रखी। सॉरी, विश्व शांति नहीं, संगीत। उन्होंने विश्व संगीत में विख्यात मैहर घराने की नींव रखी थी, ठीक है? उस्ताद अलाउद्दीन खां जो थे उनका वो कहाँ के संबंध है? तो मैहर घराने से संबंध है और मैहर घराने में जो है वो के संस्थापक भी माने जाते हैं। इनका जन्म जो कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। आइए अब देख लेते हैं इस सेट का जो लास्ट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि समय जो है वो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो को नहीं करते हैं। तो ये लास्ट कर देते हैं यहाँ इस सेट का, और इससे जो आगे जो प्रश्न रहेंगे वो आपको हम आगे करवा देंगे। ये सब जो अगला प्रश्न जो आएंगे कि विपंची वाद्य, ये सब जो भी है अगला प्रश्न, वो सब हम आपको अगले सेट में करवा देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाधी धिन्ना 4 और यहाँ पे 0। यहाँ पे जो है वो आपका किस ताल के अंश हैं, ठीक है? किस ताल के अंश हैं यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आड़ा चार ताल। क्या हो जाएगा? आड़ा चार ताल। तो दोस्तों 61 प्रश्न और समय जो है आपके एग्जाम में बहुत कम है, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है आपको रिवीजन करवा दूं। तो दोस्तों 61 नंबर जो प्रश्न हमारा है, सही जवाब क्या होगा? आड़ा चार ताल। नाधी धिन्ना किस ताल का अंश है? तो ये आड़ा चार ताल का याद याद रखना है, ठीक है? और वो आपका वो क्या था? धिन्ना धी धिन्ना, नाधी धिन्ना नहीं, धिन्ना धी धिन्ना नहीं, नाधी धिन्ना, ना धिन धिन ना, ये आपके अजराड़ा घराने के बोल थे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो कैसा लगा आज का सेशन आप मुझे कमेंट करके बताइए मेरे दोस्त। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के सब्सक्राइब से ही मोटिवेशन जो है दोस्तों बढ़ता है और जोश और जुनून के साथ आपको सेट प्रैक्टिस करवाने में जो है वो मज़ा आता है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे, जितने लोग जुड़ेंगे मुझसे, उतना ही ज़्यादा जो है मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और बहुत अच्छे से जो है आप लोग का प्रैक्टिस चल ही रहा है। और भी कोशिश करेंगे आपके पास कि बहुत सारा सब कुछ आपको दे दिया जाए, सारा हथियार औजार, और आप जो है एग्जाम में बिल्कुल सारे के सारे जो है ठोक कर आए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सेशन के बारे में जरूर बताइए कमेंट करके कि सेशन कैसा लगा, और जो प्रश्न हम पूछे हैं बीच में उस पर भी कमेंट किया कीजिए, और सब लोग कमेंट किया कीजिए, ठीक है? कमेंट्स करने से याद होते हैं। तो ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।